नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्र नमस्कार, मैं फैजी खान। और हम लोग आज बात करेंगे ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर। कल अमित शाह हरदोई में जनसभा कर गए और माहौल गर्म कर गए। क्यों फैजी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भीड़ थी और जिस तरह से लोगों में उनको सुनने को लेकर वो बेचैन थे। काफ़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया, तकरीबन 45 मिनट लेट अमित शाह आए हैं। और तब तक क्योंकि शिद्दत की कल ठंड थी, दिसंबर माह में पहली बार इतनी शिद्दत की ठंड, कल बहुत और ठंड साथ थी। साथ जो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी, बावजूद इसके भीड़ रुकी रही। तो निश्चित तौर पर भीड़ उन्हें सुनने आई थी। अच्छा, भाषण तो उन्होंने मोदी की अपेक्षा बहुत कम दिया। मोदी तो आते हैं तो कम से कम 1 घंटा सवा घंटा मोदी जी अपने भाषण में लगा देते हैं, लेकिन अमित शाह कल मेरे ख्याल से कहीं उनको और भी जाना था। कई जगह 2 या 3 जगह रैलियां थी उनकी। सुल्तानपुर और भदोही में उनकी रैली लगी हुई जी, थी। जी। 29 मिनट और 21 सेकंड शायद वो उन्होंने उनका संबोधन रहा। और पब्लिक जब बाहर निकली तो हमने बात करी उससे, कहने लगे भाई कुछ मज़ा नहीं आया। तो हमने कहा दादा मज़ा की बात क्या है? कहने कुछ बोल के नहीं गए क्या? देखिए, उन्होंने वही सब पुराना जो बाकी नेता पहले बोल चुके थे। अभी का भी जो है टेस्ट वो चेंज हो गया है। वो भी अब डिजिटल हो चुकी है पूरी तरह से। तो उसे रोज जो भी नेता है, चाहे विपक्ष के हों चाहे जो सरकार तीखे में हों, बयान चाहिए। तीखे बयान चाहिए, चटपटे बयान चाहिए। और अमित शाह जी ने जो बोला, चाहे वो इत्र कारोबारी पे बोला हो या और जो अपनी उन्होंने योजनाएं गिनाई, ये सब पब्लिक के लिए बड़ा पुराना हो गया है। इसके बाद वो सुल्तानपुर गए, उसके बाद उन्हें भदोही भी जाना था। तो ये उनके 2 कार्यक्रम लगे थे, शायद इस वजह से उन्होंने 29 मिनट ही बोला। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि पब्लिक को जो सुनने आई थी, जो उत्सुकता थी उसके अंदर, इतनी देर जो बैठी रही ऐसी ठंड में, वो टेस्ट उसको नहीं तो मिला। शायद ये भी है कि जिस तरह से मोदी जी बोलते हैं या जिस तरह से यूपी में योगी जी बोलते हैं, योगी जी का कुछ आकर्षण ज़्यादा हो रहा है। देखिए, अब इस वक्त की अगर आप बात करेंगे तो जिस तरह देश में मोदी जी का एक अपना अलग चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें अलग करके देखा जाता है। जब 2014 का या 19 का जब चुनाव हुआ, तो तब ये भी कहा गया कि ये चुनाव बीजेपी ने नहीं जीता है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने जीता है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक अलग फेस है। उन्हें नरेंद्र मोदी की तरह एक अलग चेहरे के तौर पे देखा जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में तमाम तरह की जो खींचतान भी हुई, चाहे जैसे अरविंद शर्मा साहब को डिप्टी सीएम बनने के लिए भेजा गया था, लेकिन योगी जी नहीं चाहे तो वो डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। लेकिन बीच में आ रही थी कि शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी जी और शाह जी कुछ योगी से नाराज हैं, तो काफ़ी उसके लिए इसको लेकर एक फोटो भी ट्वीट हुई थी योगी जी के ऑफिस से ही। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुआ जिस पर वो हाथ रखे मोदी जी हैं। देखिए, 2017 में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई थी, तब अगर आप याद करेंगे तो मनोज सिन्हा साहब का नाम, सुरेश खन्ना साहब का नाम, योगी आदित्यनाथ जी का नाम, इन लोगों के नाम चल रहे थे मुख्यमंत्री उस पर। और उस वक्त आपको याद होगा कि एक चौपर जाता है, दिल्ली जाता है और योगी जी की कुछ बातचीत होती है, उसके बाद कुछ बिदकने की बात सामने आती है और फाइनली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हैं। तो अब इससे ये तो समझा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी का एक अलग कद है, उनकी फैन फॉलोइंग अलग है, उनके लोग अलग हैं। तो बीजेपी के बाकी नेताओं में जो उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे वो इस मामले में तो अलग हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने को आ रही है, क्योंकि अब चुनावी ट्रैक पे सब दल आ गए हैं। चुनाव 2-3 महीने बाद में चुनाव निपट जाना है। अब एज सीएम जब योगी कहीं जाते थे उनके भाषण अलग रहते थे, लेकिन अब क्योंकि वो चुनाव में उतर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी और कहीं ना कहीं ये योगी पर ही पूरा चुनाव केंद्रित है और भाजपा भी उन्हीं के काम को गिना रही है। ज़्यादातर योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, अब तो चाहे अमित शाह जी हों चाहे प्रधानमंत्री जी हों। तो अब योगी की भाषा भी, मतलब वो तीखापन योगी का आ रहा, पुराना जो योगी थे वो अब देखने को मिल रहे हैं। देखिए, गद्दी छिन जाने का डर सभी को रहता है। जब तक व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर जब वो बैठा होता है और एक लंबा कार्यकाल होता है, तब तक वो बेहद अनुशासन में रहता है। मैं नहीं कहता कि योगी जी अनुशासन में नहीं, पूरी अनुशासन में है, लेकिन गद्दी छिन जाने का जो डर होता है वो भाषा शैली को चेंज कर देता है। मुख्यमंत्री जी की बात छोड़िए, आपने तमाम गवर्नर को देखा होगा, जब उनके कार्यकाल में लगता है नजदीक आ रहा है तो उनकी भाषा शैली बदलने लगती है। सत्यपाल मलिक की तरह। मैं वही कह रहा हूँ, तमाम ऐसे गवर्नर भी हुए हैं जिनकी भाषा शैली बदली। अजीज कुरैशी साहब भी मुझे याद आते हैं। आपने सत्यपाल मलिक साहब का नाम लिया, अजीज कुरैशी साहब भी उन्हीं में शामिल हैं। तो ये कई बार होता आया है। देखिए, गद्दी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। फिर वो कोई हो, गद्दी छीनने का जब डर आता है
तो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह गद्दी सलामत रहनी चाहिए, उसके लिए हर कोशिश की जाती है। और निस्संदेह आक्रामकता जिस हिसाब से भाजपा की है अन्य दलों पर, और उससे ये भी लगता है कि अब सपा को ही सबसे अपना निकटतम प्रतिद्वंदी मान रही है, और है भी सच ऐसा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा वो 2 पर 2 होगा। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, मैं ये नहीं कहता कि सपा के अलावा कोई पार्टी फाइट नहीं कर रही है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस सीधे तौर पर फाइट करेगी, वहां पर सपा का मुझे नहीं लगता कि कोई वजूद देखने को मिलेगा। बसपा का भी रहेगा, बसपा का भी कुछ सीटों पर रहेगा, लेकिन अगर पूरी बात करें 403 विधानसभा सीटों की बात करें तो हर जगह लगभग समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और जिन जगहों पर ये छोटे छोटे दल लड़ रहे हैं वो एक अपवाद स्वरूप जरूर है। जैसे छोटे छोटे दल राजभर कहीं पे लड़ रहे हैं, कहीं पे अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं, तो वो अपवाद स्वरूप है। पूरे उत्तर प्रदेश, समूचे उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो 2 पर 2 फाइट देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। मुद्दे भी बदल रहे हैं रोज। आप देखे होंगे कि जैसे भाषणों की बात अगर हम लोगों ले, जैसे कल उसने कहा, कई लोगों ने कहा कि अमित शाह जी कुछ ऐसा नहीं बोल गए जिसमें मजा आता। हालांकि गर्म मौसम था, उसके बावजूद भी उन्होंने जोश पूरा रखाया। हरदोई का जो उन्होंने इतिहास रहा है उसका भी जिक्र किया। इसके अलावा वो भीड़ देख के बहुत खुश हो, उन्होंने मुंड शब्द का प्रयोग किया। और ये भी एक चीज़ और भी रही कल कि कल उन्होंने नरेश अग्रवाल के लिए भी कहा कि इनके न्योते पे हम यहाँ आए हैं, और नितिन को भी उन्होंने उठाया और जयकारा लगवाया। तो कुल मिला के ये सब कार्यक्रम तो रहे, लेकिन जो जनता सुनने बहुत सा ऐसी चीज़ें गई थी कि हो सकता था कि कुछ बोले, वो नहीं कुछ दिखा। देखिए, वही जो फर्क की आप बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का आपने जब कभी कार्यक्रम देखा होगा, जैसे वो भी शाहजहांपुर गए थे, तो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो हरदोइया भाषा थी। अमित शाह जी ने हरदोई को टच करना चाहा तो, लेकिन यहाँ की पब्लिक उसे पकड़ नहीं पाई। जैसे उन्होंने वचनेश त्रिपाठी जी का नाम लिया, लेकिन बहुत सी पब्लिक ऐसी थी जो वचनेश त्रिपाठी जी के नाम से अनभिज्ञ थी। इसके अलावा उन्होंने मदारी पासी का भी नाम लिया, इससे भी पब्लिक बहुत ज्यादा वो टच पैदा करना चाह रहे थे, लेकिन वो टच आया नहीं। तो जो ये फर्क था, हालांकि जो आपने नरेश और नितिन अग्रवाल का भी बात करी, नरेश अग्रवाल के जो बयान थे वो कहीं ना कहीं विवादित जरूर रहे हैं, और उन्होंने जो पब्लिक आई थी जो जनसभा में, उसको रिझाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। हाँ, वो ठीक है। उन्होंने कहा कि मौसम ठंडा है, हम गर्म भी कर देंगे। गर्मी किस अंदाज में वो करते हैं तो ये उन्हीं को पता है, लेकिन अब ये है कि पब्लिक ने फिलहाल मजा लिया। और बयान एक कि कोई गुंडा हो तो हमें बता देना, वो हरदोई में नहीं रहेगा, वो भी चर्चा में रहा। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप वोट देंगे बीजेपी को तो हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगली बार हम पाकिस्तान को ही कब्जा करने जा रहे हैं। तो ये भी बयान उनका रहा। तो कुल मिला के जो प्रदेश के हालात हैं वो बहुत गर्म है, चाहे वो सपा हो और भाजपा हो। अब कांग्रेस भी, कल कांग्रेस ने कार्यक्रम कराया वहाँ पर लखनऊ में। अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन लड़कियों के बीच में उनका जा रहा है, कुछ उनके तरफ आकर्षित भी हो रही हैं महिलाएं। तो अब ये चुनाव तक क्या रंगत रहेगी, क्या समीकरण और बनेंगे, पब्लिक कहाँ रीझेगी? नहीं, तो कांग्रेस का देखिए, अगर कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस जिस हिसाब से खेल रही है, कांग्रेस जो अंडर करंट कहा जाता है राजनीति में, उस अंडर करंट को पैदा करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने अब जो महिलाओं को एक तरह से रिझाने की कोशिश की है, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा जो वोट प्रतिशत होगा वो इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी का आपको देखने को मिलेगा। फर्क पड़ेगा, फर्क प्रियंका गांधी की सक्रियता है तो फर्क जरूर पड़ना चाहिए। और वैसे भी राहुल जी जब कुछ नहीं कर पाए तो प्रियंका ने अब कमान संभाली है। और ये एक बड़ा सवाल भी है क्योंकि विपक्ष भी तमाम बार कहता रहा और कांग्रेस पार्टी भी अपने ब्रह्मास्त्र को छुपाए बैठी थी। अब ये ब्रह्मास्त्र बाहर आ गया है, और अगर ये कामयाब नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस के पास कुछ बचता भी नहीं है। ये भी गौर करने वाली बात है। सही बताया आपने। और जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा बहुत ज़्यादा सतीश मिश्रा पे डिपेंड है। देखिए, बसपा का तो जैसे कहते हैं एक तरह से अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर आ गया। अब इसके पीछे चाहे उनका टिकट देने पर पैसे लेने का वो हो, अब तो बसपा में वही प्रत्याशी लास्ट में जाएंगे
जिनको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा और उन्हें चुनाव लड़ना ही लड़ना है, वो अपने इलाकों में मजबूत हैं, ऐसी सूरत में वो मजबूरी में भी, जैसे अपने अभी तमाम सीटें हैं, चाहे वो बिलग्राम मल्लामा की हो, वहाँ पर एक आध प्रत्याशी ऐसे हैं जो इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं, और अगर उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला जिन पार्टियों में वो हैं, तो मजबूरी में बसपा का सहारा लेंगे और इस स्थिति में वो पैसा भी देंगे। अच्छा, हम लोग याद होगा, हम लोग एक बार निकले थे, 2 बार पूरा भ्रमण किया है, कई विधानसभा हम लोग क्षेत्र गए हैं, संभावित प्रत्याशी उनसे मिले हैं। तो एक चीज़ आपने देखा कि कई जो प्रत्याशी थे वो ये कह रहे थे, संभावित प्रत्याशी, कि अगर टिकट नहीं मिला तो चुनाव लड़ना है। और इस बात का भी जिक्र था कि पार्टियां भी तय कर रखी हैं कि यार इससे नहीं मिला तो इससे नहीं मिला, और उनका पूरा बजट भी उनके पास है कि हम इस बजट को खर्च कर सकते हैं। देखिए, उसकी वजह है कि अभी भी देखिए 2022 में हम पहुंचने जा रहे हैं, पूरी तरह से हम डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी राजनीतिक पार्टियों को जातिगत आधार पर देखा जाता है कि अगर वो बसपा से टिकट लेके आएगा तो कौन कौन सी बिरादरी उसको वोट करेगी, समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आएगा कौन कौन सी बिरादरी उसे वोट करेगी, भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलता है तो कौन कौन सी जो लोग हैं उसे वोट करेंगे। तो ये तमाम फैक्टर हैं, अभी भी जातिगत आधार पर राजनीति चल रही है पूरी तरह, और वही फैक्टर है, इसी हिसाब से जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना दांव खेलेंगे। ठीक है, राजनीतिक माहौल भी गर्म है, लेकिन जो मौसम है वो बहुत ठंडा है। ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, उसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं, लिहाजा उससे भी बचना बहुत आवश्यक है। जो भी गाइडलाइन है उसका पालन होना चाहिए, और आप खुद अपने को संभालिए। आपसे कहा जाता है, अपील की जाती है, आप भी इस चीज़ में के लिए भली बात वाकिफ़ हैं कि ये कितना बड़ा खतरा होता है कोरोना। लॉकडाउन की नौबत ना आए, क्योंकि नाइट कर्फ्यू चालू है, लॉकडाउन की नौबत ना आए, ये कोशिश हमें ज़रूर करनी है, अपने को सेफ रखना है। और इस मजाक में बिल्कुल मत रहिएगा कि क्या कोरोना सिर्फ रात में निकलता है, क्योंकि उस दिन को याद कर लीजिएगा जब कोविड की सेकेंड लहर में हम ऑक्सीजन और बेड के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। ये राजनीतिक मजाकों में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि खुद का ख्याल रखने वाले आप स्वयं हैं। नमस्कार।